था, लेकिन थोड़ी दूर आगे चल के पानी कम था रनवे पर, इसी वजह से ये विमान रुक गया और एक बड़ा हादसा होने से यहाँ पर टल गया। ये डरा देने वाली तस्वीरें मुंबई से सामने आई है। एक तरफ निसर्ग जो कि तूफान जिसने तबाही मचाई है मुंबई में, और दूसरी तरफ एक मालवाहक ये विमान जो कि बेंगलुरु से मुंबई पहुंचा था, और ये यहाँ पर एक बड़ा हादसा हो सकता था अगर ये विमान ऐसे ही फिसलता रहता और फिसलता दूर चला जाता तो बहुत नुकसान यहाँ पर हो सकता था। अबे क्या हो रहा है इसमें? क्या हो रहा है? मुंबई में निसर्ग तूफान अलीबाग के तट से टकराया। हालांकि तूफान का मुंबई के लिए खतरा लगभग खत्म हो चुका है। वहीं मुंबई के ज्यादातर इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश जारी रहेगी और साथ ही हवाएं 50 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा की रफ्तार से नहीं चलेंगी। महाराष्ट्र में तेज हवाओं और बारिश के कारण कई जगहों पर पेड़ टूटकर गिर गए थे और तूफान के मद्देनजर बांद्रा वर्ली सी लिंक पर ट्रैफिक की आवाजाही भी रोक दी गई थी। महाराष्ट्र में एनडीआरएफ की टीमें तैनात की गई हैं। मुंबई, ठाणे, रायगढ़, रत्नागिरी में तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही है और ऐसे में लोगों को घरों से बाहर ना निकलने की सलाह दी गई है। वहीं मुंबई एयरपोर्ट पर भी आवाजाही को एक बार के लिए रोक दिया गया था, लेकिन दोबारा से बहाल कर दिया गया है। गंभीर चक्रवाती तूफान निसर्ग ने रायगढ़ जिले को पार कर लिया और इस बात की जानकारी देते हुए आईएमडी मुंबई के वैज्ञानिक शुभांगी भूटे ने कहा है कि अब हम मुंबई और ठाणे में 90 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की गति के साथ और बहुत भारी बारिश के लिए मध्यम से मध्यम भू आघात प्रभाव का सामना कर सकते हैं। पहले से पूर्वानुमान था कि अलीबाग के पास में रहेगा, वो सिर्फ साउथ में शिफ्ट हो गया था, लेकिन वो जब क्रॉस हुआ है, लेकिन उसी एरिया में क्रॉस हुआ है जैसे अनुमान लगाया था अलीबाग के पास में, उसी एरिया में ये लैंडफॉल हुआ है। ये थोड़ा सा मुंबई से दूर होने की वजह से शायद हमें इतना विंड गस्टिनेस हमें यहाँ पे एक्सपीरियंस करने को नहीं मिल रहा है, लेकिन ये पूरा अभी भी पूरी तरह से इसका थ्रेट हम लोग खत्म हो गया ऐसे नहीं बोल सकते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग काफ़ी जगह पे हम लोग देख रहे हैं कि विंड स्पीड काफ़ी है, जहाँ की कुलावा में भी हम लोगों ने उसका विंड स्पीड काफ़ी देखा है। तो पूरे अगले 6 घंटे तक ये 90 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार से यहाँ पे विंड ब्लो हो सकते हैं। आने वाले 1-2 दिन में इसकी क्या स्थिति रहेगी और आने वाले मानसून पे इसका क्या असर होगा? ये सिस्टम इमीडिएटली मतलब सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म करके हीट हुआ था, अभी ये साइक्लोनिक स्टॉर्म बन जाएगा अगले 6 घंटों में, और उसके बाद में इसका इफेक्ट सिर्फ मध्य महाराष्ट्र और उसके बाद में एमपी में रहेगा। मानसून का बोलेंगे तो जब तक ये सिस्टम पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाता है तब तक मानसून के लिए टाइम लगेगा। मुंबई के लिए तूफान का खतरा लगभग खत्म हो चुका है और वहीं मुंबई के ज्यादातर इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश जारी रहेगी और साथ ही हवाएं 50 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा की रफ्तार से नहीं चलेंगी। इसी को लेकर के कांग्रेस नेता हुसैन दलवाई ने प्रतिक्रिया दी है। जो ये है चक्री तूफान, उसके बारे में पहले से ही तैयारी की गई थी। हमारे महाराष्ट्र सरकार ने बारिश में जो ऐसी बातें जो होती है, चक्री तूफान आता है, बहुत जगह ये बारिश बहुत होती है, उससे बड़ा नुकसान होता है। कई जगह बारिश होती नहीं, इससे भी नुकसान होता है। इसका इंतज़ाम पहले से किया गया है और इसलिए अभी ये चक्री तूफान जो आ गया, और ख़ास करके मैं जिस इलाके से आता हूँ कोकण में बड़े पैमाने पे वो हो गया, लेकिन रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा हो गया। रत्नागिरी में गुहागर है, दापोली है, फिर मंडनगढ़ है, यहाँ बड़ा नुकसान हो गया। रायगढ़ में तो बहुत किनारा जो भाग है उसमें बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ। वह भी वहाँ से वो बम्बई की तरफ आ गया। बम्बई में ज़्यादा कुछ हुआ नहीं, लेकिन बारिश बड़े पैमाने पे हुई। दिक्कत की बात इसी है कि वो अभी तूफान उत्तर महाराष्ट्र में भी जाने की बड़ी ये है, क्योंकि बारिश बड़े पैमाने पे धुलिया और नासिक वगैरह विभाग में बड़े पैमाने पे हो रहा है और वहाँ से फिर वो मध्य प्रदेश में जाएगा ऐसा बोला जाता है। क्या होता है देखते हैं। बड़े पैमाने पे पेड़ गिरे हैं, छत गिरे हैं घर के,
घर के जो स्टील के पतरे होते हैं वो उड़ गए हैं, लेकिन कोई नुकसान ज़्यादा हुआ नहीं। कोई हमारे जानवर हैं उनका भी बड़े पैमाने पे कोई नुकसान हुआ नहीं है। चक्रवाती तूफान निसर्ग महाराष्ट्र के तटीय इलाकों से टकराया और मुंबई में निसर्ग तूफान अलीबाग के तट से टकराया। हालांकि तूफान का मुंबई के लिए खतरा लगभग खत्म हो चुका है और इसी को लेकर के बीजेपी नेता संजय जायसवाल ने भी प्रतिक्रिया दी है। देखिए, इस सरकार में जब भी इस तरह की कोई प्राकृतिक आपदा आती है तो एनडीआरएफ की टीमें मुस्तैद रहती हैं, सभी लोगों को हटा करके, और सारी चीज़ों की चिंता होती है। एम्फन में हमने खुद देखा कि जब तूफान अपने सबसे द्रुत गति पर था उस समय भी एनडीआरएफ के हमारे साथी पेड़ों को काट करके सड़कों से हटाने का, और तूफान गुजर जाने के 1 घंटे के भीतर सारे रास्तों को क्लियर कर दिया गया। तो मुझे लगता है कि इस तूफान की भी कोई ऐसी दिक्कत। महाराष्ट्र में तेज हवाओं और बारिश के कारण कई जगहों पर पेड़ टूटकर गिर गए। तूफान के मद्देनजर बांद्रा वर्ली सी लिंक पर ट्रैफिक की आवाजाही रोक दी गई थी और महाराष्ट्र में एनडीआरएफ की टीमें तैनात की गई हैं। वहीं इसी को लेकर के केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा है कि जिस तरह से अम्फान प्रभावित क्षेत्रों की मदद माननीय प्रधानमंत्री जी ने की है, उसी तरह से अगर महाराष्ट्र में भी ज्यादा नुकसान होता है तो भारत सरकार को वहां भी मदद करनी चाहिए और राज्य सरकार की जिम्मेदारी भी बनती है कि वो लोगों की मदद करे। तो मतलब जो चक्रवात है, ये चक्रवात अभी वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में आया था, उसके बाद अभी महाराष्ट्र और गुजरात में आने की संभावना मतलब जताई है। तो मुझे लगता है कि भाई इसमें काफ़ी नुकसान हो सकता है, क्योंकि अरेबियन सी जो अरबी समुंदर है वो एकदम मुंबई के बाजू में है और चक्रवात का भारी नुकसान मुंबई को और महाराष्ट्र को हो सकता है। जरूर जिस तरह हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने वेस्ट बंगाल उड़ीसा के लिए भी मदद की थी, उसी तरह अगर कोई ज़्यादा नुकसान होता है तो भारत सरकार की तरफ से भी मदद मिलनी चाहिए और राज्य सरकार ने भी मतलब जो उसमें नुकसान होने वाला है तो उसमें लोगों को मदद करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की भी है, बाकी के लोगों की भी है, जो हमारे कारपोरेट के लोग हैं उन लोगों में भी जिम्मेदारी है। तो मुझे लगता है कि अभी चक्रवात आने वाला है, अभी कितना नुकसान होता है उसको देखना है, लेकिन भारत सरकार और राज्य सरकार और कारपोरेट जगत ने होने वाले नुकसान के लिए मदद करनी चाहिए। सर, भारत चीन सीमा के बीच लगातार तनाव की स्थिति बनी हुई है। लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है, लेकिन ताजा जानकारी के अनुसार हालात सुधर रहे हैं। लद्दाख की गलवान घाटी में भारत और चीन की सेनाएं कुछ पीछे हट गई हैं। रिपोर्ट के मुताबिक चीनी सेना 2 किलोमीटर और भारतीय सेना अपनी जगह से 1 किलोमीटर पीछे हटी है। यहाँ के फिंगर 4 इलाके में कई हफ्ते से दोनों देशों की सेना एक दूसरे के सामने डटी हुई है। तो भारत चीन सीमा का जो विवाद है वो लगातार सुर्खियों में है और लगातार पूरे विश्व की जो नज़रें हैं वो भारत और चीन के बीच विवाद में गड़ी हुई हैं और इसी को लेकर के चीन की तरफ से भी लगातार बयानबाजी जारी है और भारत की तरफ से भी प्रतिक्रियाएं दी जा रही हैं और सख्त प्रतिक्रियाएं दी जा रही हैं। लेकिन अब जो खबर सामने आ रही है वो राहत की खबर सामने आ रही है कि 2 किलोमीटर तक पीछे हट गई है चीन की सेना और भारत की सेना भी 1 किलोमीटर तक पीछे हट गई है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा है कि जितने भी गुड गवर्नेंस के तत्व हैं उन सारे विषयों पर हम सबको सजग होने की आवश्यकता है। हम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये बात पूरी जिम्मेदारी से कह सकते हैं कि हम लोगों ने गुड गवर्नेंस को अपनी पार्टी में पूरी जिम्मेदारी से निभाने का प्रयास किया है। बीजेपी इकलौती ऐसी राजनीतिक पार्टी है जो गुड गवर्नेंस के बारे में बात करती है और हमेशा प्रयास करती है कि गुड गवर्नेंस को कैसे लाया जा सके और आगे बढ़ाया जा सके। उसके माध्यम से उन सारी बातों की चर्चा शुरू हुई। जहां तक एलिमेंट्स ऑफ गुड गवर्नेंस का सवाल है, फिर चाहे वो पार्टिसिपेशन हो, रूल ऑफ लॉ हो, ट्रांसपेरेंसी हो, रिस्पॉन्सिवनेस हो, इन सारे विषयों के बारे में हमको सजग होने की जरूरत होती है और हम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यह बात पूरी जिम्मेवारी के साथ आपसे कह सकते हैं
कि हम लोगों ने अपनी पार्टी में इसको जिम्मेवारी से निभाने का प्रयास किया है और इसको इनकलकेट करते हुए डेवलप करने का प्रयास किया है। फ्रॉम टाइम टू टाइम by self introspection we have tried to see that we see that our government should be more participative in policy making, in bringing reforms. Rule of law should be implemented, there should be transparency, and there should be responsiveness to the issues raised by the public at large. तो इन सब बातों को हम लोगों ने आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। मैं जब अपने राजनीतिक साथियों के साथ जब चर्चा करता हूं गुड गवर्नेंस की, तो मैं कहता हूं कि गुड गवर्नेंस कोई एक शब्दावली नहीं है, इट्स नॉट ओनली अ नेम, इट इज अ स्पिरिट व्हिच हैज टू बी इनकलकेटेड इन वनसेल्फ। आई टॉक टू ऑल लीडर्स एंड आई ऑलवेज से दिल्ली में कोरोना से जुड़े आंकड़ों को लेकर के एक बार फिर से बहस शुरू हो गई है। आम आदमी पार्टी के विधायक और प्रवक्ता राघव चड्ढा ने केंद्र सरकार के अधीन आने वाले दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल पर गलत कोरोना टेस्ट रिपोर्ट देने और कोरोना टेस्ट के परिणामों में देरी करने का आरोप लगाया है। मैं बात कर रहा हूं दिल्ली में स्थित राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल की। एक बेहद प्रसिद्ध अस्पताल है राम मनोहर लोहिया आरएमएल हॉस्पिटल। सबसे पहले मैं आपको इस चीज से अवगत कराना चाहूंगा कि सरकार समय समय पर अन्य हॉस्पिटल्स द्वारा किए गए जांच प्रणाली को चेक करती रहती है। उसी श्रृंखला में राम मनोहर लोहिया अस्पताल में जो टेस्ट किए गए, जांच किए गए, उसके कुछ सैंपल उठाकर दिल्ली सरकार द्वारा रीटेस्ट कराया गया, यानी कि फिर से उन सैंपल्स पे जांच कराई गई ताकि उस अस्पताल का ऑडिट भी हो और यह समझ में भी आए कि वो ठीक जांच कर रहा है कि नहीं कर रहा, उसकी जांच प्रणाली ठीक है कि नहीं है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि राम मनोहर लोहिया अस्पताल से 30 सैंपल यानी कि 30 सैंपल्स उठाए गए, जिसकी जांच राम मनोहर लोहिया अस्पताल कर चुका था। राम मनोहर लोहिया अस्पताल ने उस 30 के 30 सैंपल्स की जांच करने के बाद यह कहा कि ये 30 के 30 लोग संक्रमित हैं, यानी कि पॉजिटिव हैं। हमने वो 30 सैंपल उठाए, उस पर पुनर्जांच करी यानी कि रीटेस्ट करी, और आपको जान के चंबा होगा कि यह पाया कि उन 30 सैंपल्स जिसको राम मनोहर लोहिया अस्पताल ने पॉजिटिव घोषित किया था, उसमें से 12 सैंपल नेगेटिव पाए गए और 2 का नतीजा इनकंक्लूसिव रहा, यानी कि निर्णय नहीं। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने अपने पूरे साल में मिलने वाली 34 हवाई यात्राओं की टिकट प्रवासी मजदूरों के नाम कर दी और संजय सिंह बुधवार को दिल्ली एयरपोर्ट से 33 मजदूरों को अपने साथ हवाई जहाज में बैठा करके पटना ले गए। संजय सिंह अपने नॉर्थ एवेन्यू आवास से दोपहर 1 बजे दिल्ली एयरपोर्ट के लिए निकले और इससे पहले भी संजय सिंह यूपी और बिहार के प्रवासी मजदूरों को बस का इंतजाम करा करके उनके राज्यों और जिलों में भेजते रहे हैं। देखिए, इस समय सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम ये है कि जो प्रवासी मजदूर हैं उनको अपने घर जाना है। यूपी, बिहार, झारखंड, बंगाल, उड़ीसा, जो जहाँ के लोग हैं दिल्ली में, वो अपने घर जाना चाहते हैं और जब स्थितियाँ सामान्य होंगी तो फिर वो वापस आएंगे। ये भरोसा, ये विश्वास हम लोगों को दिला रहे हैं और कह रहे हैं कि जब भी स्थिति सामान्य हो आप लोग वापस आइए। अब तक 42 बसों से अपने साथियों के सहयोग से 42 बस करके मैंने उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश के लिए प्रवासी मजदूरों को भेजा। अब जो 1 साल का मेरा फ्लाइट का सांसद के तौर पे जो मुझे सरकार की ओर से मिलता है, मैंने ये फैसला लिया कि उसका भी इस्तेमाल इन प्रवासी मजदूरों को पटना, बिहार पहुंचाने में करूंगा। तो आज 21 साथी हमारे साथ जा रहे हैं, कल 12 लोग जाएंगे। और इसके साथ मैं एक चीज़ और जानकारी दे दूं कि बहुत सारे साथियों ने इसमें सहयोग किया है। तो 180 प्रवासी मजदूरों को एक अलग विमान से कल हम लोग फिर से उनको पटना लेके बिहार लेके जाएंगे।
केरल में एक हथिनी के साथ हैवानियत की एक अजीबोगरीब घटना सामने आई है, जब कुछ लोगों ने उसे पटाखों से भरा अनानास खिला दिया। पटाखे उसके मुंह में फट गए और गर्भवती मादा हाथी की मौत हो गई। शिकारी इस तरीके को खास तौर से जंगली सुअरों को पकड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं। यह मामला उस वक्त सामने आया है जब उत्तरी केरल के मलप्पुरम में एक फॉरेस्ट अफसर ने इस घटना को अपने फेसबुक पेज पर शेयर किया है। फॉरेस्ट अफसर के शेयर करते ही ये पोस्ट वायरल हो गया है और इसे करीब 1200 लोगों ने शेयर भी किया है। इसी को लेकर के बीजेपी नेता मेनका गांधी ने भी प्रतिक्रिया दी है। What has happened is that a pregnant elephant who had simply, there was no conflict between her and people. She had simply come out to try and find some food. She was pregnant, she was used to people, and it was a mother elephant. Now when she was walking down, somebody gave her a pineapple with a bomb in it and it exploded her whole mouth. So she went into the river and she died there, and her baby has died with her. Now Mallappuram is a very famous for incidents like this. It is the most violent district in the whole of India. It is not only the killing of elephants that Mallappuram is famous for. It is also, for instance, they will go and throw their panchayats, they will throw poison at random on the road so that 300-400 birds and dogs die at one time. They will hit women. There have been political conflicts in which they have cut off people's arms. It is an extremely violent area, and the government of Kerala has taken no action at all in Mallappuram. It seems that there's केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान सीएम विजयन ने प्रदेश में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को लेकर के जानकारी दी। उन्होंने बताया कि राज्य में 82 नए कोविड-19 मामले सामने आए हैं, जिनमें से 53 विदेश से और 19 अन्य राज्यों से लौटे हैं। वर्तमान में राज्य में 1494 मामलों में से 632 मामले सक्रिय हैं। हरियाणा के अंबाला में पड़ोसी राज्यों से कोरोना वायरस संक्रमण का खतरा लगातार बढ़ रहा है। बुधवार को 8 कोरोना पॉजिटिव की पुष्टि हुई है। इस तरह से लगातार बढ़ रहे कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या से स्वास्थ्य विभाग में भी हड़कंप मचा हुआ है। आज 8 केस पॉजिटिव आए हैं। 8 में 5 केस जो परसों ही दिल्ली से एक ही गाड़ी में ट्रैवल करके आए थे, दिल्ली के हाई रिस्क एरिया से आए थे, और 5 के आते ही हमने सैंपल करवा दिए थे। रिपोर्ट आज सुबह आई है। जो रिपोर्ट आई है वो 5 की पॉजिटिव आई है। वो 2 आते ही हालांकि अपने आप को क्वारंटाइन उनको उन्होंने कर लिया था और हमारी टीम ने भी जाकर उनको क्वारंटाइन करवा दिया था। वो मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन में कहीं पे दिल्ली में काम कर रहे हैं। पिछले 3-4 महीने से वहीं पे थे। अब अपने पेरेंट्स से मिलने के लिए अम्बाला में आए थे और 5 ये एक ही गाड़ी से, जो ट्रैवल एडवाइजरी के खिलाफ एक ही गाड़ी में बैठ के 5 आए थे और 5 पॉजिटिव पाए गए हैं और 5 को मेडिकल कॉलेज मुलाना में भेजा जा रहा है आइसोलेशन वार्ड। एक है, एक कतर से आया था, इंटरनेशनल ट्रैवलर है। पहले ही बत्रा होटल में उसको आइसोलेशन में रखा गया है और ये है कि इसके सैंपल लिए गए थे कतर से आते ही, तो वो पॉजिटिव पाया गया है। और 2 एक सरखेड़ी का है और एक ढिया बस्ती का है, वो उनकी भी ट्रैवल हिस्ट्री है। और जो 8 के 8 पेशेंट पॉजिटिव है। अभी आपको पिछले दिनों में बता चुका हूँ मैं, लगातार जो पेशेंट पॉजिटिव आ रहे हैं अम्बाला में, उनकी या तो दिल्ली, बॉम्बे या दूसरे राज्यों से ट्रैवल हिस्ट्री है या लगातार एक ही हाउस की जो पॉजिटिव के कॉन्टैक्ट्स हैं उन्हीं की वो हैं। अभी जो कम्युनिटी से हम लगातार सैंपल उठा रहे हैं समाज से, उनमें से कोई अभी पॉजिटिव नहीं आ रहा है। से हम चलिए फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। Public health emergency of international concern over the global outbreak of novel coronavirus. भारत की कोरोना वायरस से जंग। आपको चाहिए पूरी जानकारी के लिए भरोसेमंद जरिया। जानकारी जो अफवाहों पर ना हो। 24 घंटे 7 दिन लगातार। एक टीम जो आप तक पहुंचा रही है
कोरोना वायरस से जुड़ी हर खबर सिर्फ ANB न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। गोवा में एक ही परिवार के 6 सदस्यों का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव पाया गया है। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने बताया कि यहां मंगूर हिल एरिया के एक परिवार के 6 लोगों में कोरोना वायरस के संक्रमण की पुष्टि हुई है। इनका टेस्ट पॉजिटिव मिलने के बाद उनके पास के इलाके में रहने वाले 2000 लोगों की टेस्टिंग भी शुरू कर दी गई है और इनमें से 200 लोगों का टेस्ट किया जा चुका है, जिनमें से 40 का टेस्ट पॉजिटिव पाया गया है और पूरे क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। गोवा में कोरोना संक्रमितों की संख्या अब 70 के करीब पहुंच चुकी है और मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य में कोरोना पॉजिटिव लोगों की संख्या 65 से 70 के करीब हो गई है। फैमिली के पूरे 6 के 6 लोग पॉजिटिव मिलने के वास्ते वहाँ के लोकल उनके एरिया में बाजू में जो लोग रहते हैं वहाँ पे कॉम्पैक्टेड 2000 के आसपास लोग रहते हैं विद इन शॉर्ट एरिया में। तो वहाँ पे मैंने पूरे एरिया के सभी लोगों का टेस्टिंग फैसिलिटी स्टार्ट की है। तो स्टार्ट करने के बाद 200 लोगों का टेस्टिंग करने के बाद 40 लोग वहाँ पे पॉजिटिव मिले हैं, इसलिए वो पूरा कंटेनमेंट जोन डिक्लेयर किया है और पूरा वहाँ पे हमने लॉकआउट किया है। वहाँ किसी को जाने को नहीं मिलता है, कोई लोग बाहर नहीं आ सकते। तो उस एरिया के सभी लोगों की टेस्टिंग हम विद इन 4-5 दिन के अंतर्गत इनर सर्कल आउटर सर्कल करके सभी लोगों की हम टेस्टिंग फैसिलिटीज कंप्लीट करेंगे। और पूरे इसी के साथ में थोड़ा नंबर गोवा में ज़्यादा बड़ा अप्रोक्सीमेटली ये नंबर अभी अप्रॉक्सीमेटली 65 के आसपास ये नंबर जा रहा है, 65 to 70 इसी के आसपास पॉजिटिव नंबर जा रहा है। लेकिन एक बात सही है कि 2-3 पेशेंट सिर्फ सिम्टोमेटिक है, बाकी सभी पेशेंट असिम्टोमेटिक है। उनके ट्रीटमेंट सभी कोविड हॉस्पिटल में चल रही हैं और इसी के वास्ते हम सिर्फ मंगूर हिल एरिया जो मारमागुआ तालुका में आता है, हमने उनके सेकंड कांटेक्ट में जो संपर्क में लोग आए हैं उन सभी लोगों की टेस्टिंग करना हमारा चालू है। रेस्टोरेंट और होटल सब चालू करने के लिए क्या ये लोकल ट्रांसमिशन है, दिस इज नॉट अ कम्युनिटी ट्रांसमिशन। फिर से बात मैं क्लियर कर रहा हूँ कि लोकल एक एरिया में ट्रांसमिशन मिला है, उसके हम सर्च कर रहे हैं उस एरिया में किस तरह से कंटेनमेंट जोन डिक्लेयर करके उसी सीमित रखें, इसकी कोशिश जारी है। बाकी सब उनके जो सेकंड कॉन्टैक्ट जो मिले हैं उनके सर्च जारी है, वो सब कुछ मिलने के बाद हम डिसीजन ले। देश कोरोना के संकट से जूझ रहा है। ऐसे में 2 महीने से ज्यादा का वक्त देश लॉकडाउन भी रहा और इस दौरान बिहार सरकार ने अपने लोगों के लिए क्या कुछ किया है, कितना खर्च सरकार ने किया है, इस बारे में जानकारी दी है बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने। आप समझ दीजिए कि मंत्रिमंडल के द्वारा, मंत्रिपरिषद के द्वारा जो किसान प्रभावित हुए हैं आपदा से, उनके लिए 730 करोड़ रुपए का अलग से और इंतजाम किया गया। लोगों के बीच में वितरण हो रहा है, करीब 12,35,000 किसानों को दिया जा चुका है, 417 करोड़ रुपया खर्च किया जा चुका है। ये पूरी चीजें प्रक्रियाधीन है। तो हम सिर्फ इसलिए बता रहे हैं कि एक एक चीज पर हम लोग ध्यान देते हैं। लोगों को सिखाना पड़ेगा, तुरंत लोग नहीं समझता है, लेकिन लोगों को समझाना पड़ेगा कि थोड़ी दूरी बना करके चलिए, थोड़ा दूरी बना करके रखिए। अकेले हैं तो कोई बात नहीं, बाकी कोई काम के लिए निकलते हैं तो आपको मास्क लगाना पड़ेगा और उसके लिए तो हम लोग सब इंतजाम कर रहे हैं। तो एक प्रचार तो आप लोगों को समझाने के लिए कहना है कि भाई हर हालत में लोगों को प्रेरित करिए कि भाई ये मास्क जरूर लगाइए और सैनिटेशन का सब कुछ का ये सब जो कहा जाता है एक एक चीज का, तो हर जगह साफ सफाई का ध्यान देना। पूर्व आईएएस और जेकेपीएम के प्रमुख शाह फैजल को 9 महीने के बाद रिहा कर दिया गया है। साथ ही शाह फैजल पर लगाया गया जन सुरक्षा कानून भी हटा दिया गया है। पूर्व आईएएस शाह फैजल, पीर मंसूर और सरताज मदनी से बुधवार को पीएस से हटा दिया गया है। हालांकि अभी कागजी प्रक्रिया चल रही है और इसे लेकर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट कर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने लिखा कि शाह फैजल, पीर मंसूर और सरताज मदनी से पीएस से हटा दिया गया है। हालांकि इस बात का दुख भी है कि महबूबा मुफ्ती, सागर एसबी और हिलाल लोन अब भी नजरबंद हैं।
और समय आ गया है कि अब उन्हें भी छोड़ दिया जाए। वहीं उमर अब्दुल्ला ने तंज कसते हुए ये भी कहा है कि पूर्व की तरह इन्हें भी घर में नजरबंद करने का आदेश न जारी किया जाए। उन्होंने कहा कि अब समय है कि सभी लोगों के साथ एक जैसा व्यवहार किया जाए और इन लोगों को आज़ादी हो और वो बिना अपने सुरक्षा गार्ड के घर से बाहर निकल सके। पंजाब में आज कोविड-19 के 34 नए मामले सामने आए हैं और जिससे कि कुल मामलों की संख्या बढ़कर के 2376 तक पहुंच गई है, जिनमें से लगभग 300 कोरोना के मामले सक्रिय हैं और संक्रमण के कारण 47 मरीज अपनी जान गंवा चुके हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी केंद्र सरकार से उन्होंने अपील की है और वो कोरोना वायरस के कारण पैदा हुए हालातों को देखते हुए प्रवासी मजदूरों को 10-10 हज़ार रुपए की सहायता राशि दें। मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर ये कहा है कि कोरोना वायरस महामारी के कारण लोग जिन आर्थिक संकटों से गुजर रहे हैं उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। उन्होंने केंद्र सरकार से अपील करते हुए कहा है कि केंद्र सरकार प्रवासी मजदूरों समेत असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे लोगों के खाते में 10-10 हज़ार रुपए भेजे। उन्होंने कहा कि इसके लिए प्रधानमंत्री केयर फंड का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा है कि हमने प्रवासी मजदूरों के लिए 9000 बसों की आवश्यकता थी और हमने प्रवासियों के ट्रांसपोर्टेशन पर 40 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। सीएम ने कहा है कि स्नेह प्रभु स्कीम के तहत हमने प्रवासी मजदूरों को 1-1 हज़ार रुपए दिए और इसमें 16 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। और राज्य सरकार द्वारा खर्च का ब्यौरा देते हुए ममता बनर्जी ने कहा है कि राज्य सरकार ने लोगों को 6 महीने के लिए मुफ्त राशन भी दिया है। उन्होंने कहा कि हमने कोरोना से लड़ने के लिए वेंटिलेटर और पीपीई किट खरीदे हैं। सीएम ने उन सभी लोगों का धन्यवाद किया है जिन्होंने राहत कोष में योगदान दिया है। पश्चिम बंगाल सरकार और राज्यपाल जगदीप धनखड़ के बीच का टकराव अब खत्म होते हुए नजर आ रहा है। आज राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने राजभवन में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि कोरोना और अम्फान चक्रवात के चलते राज्य में जिस प्रकार की स्थिति पैदा हुई है, ऐसे में इन परिस्थितियों से निपटने के लिए राज्य सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करना चाहता हूं। उनकी चिंता इस मामले में मेरे बराबर की कैसे ज्यादा, तो मैं सबसे उचित समझता हूं कि इस पूरे घटनाक्रम पर और विचार विवाद कोई फायदा करने वाला। मैंने मामला पूरा फिलहाल माननीय मुख्यमंत्री के विवेक पर छोड़ दिया और मैं मानकर चलता हूं कि मुख्यमंत्री जी वे विवेकपूर्ण तरीके से मामले पर ध्यान केंद्रित करेंगी और एक ऐसा मेथड निकालेंगी जिससे ऐसी घटना बाद में न हो और वर्तमान स्थिति का भी निराकरण। मुझे इसमें कोई शंका नहीं। उनके कमिटमेंट और मेरे कमिटमेंट में देशवासियों पर नहीं। सीएए और एनआरसी के विरोध में उत्तर पूर्वी दिल्ली में भीषण दंगे के दौरान हुई सांप्रदायिक हिंसा की घटनाएं पूरी सुनियोजित थी। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के दिल्ली आते ही देशद्रोह के आरोपित जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद ने समुदाय विशेष के लोगों के साथ बैठक करके साजिश रच दंगे कराना शुरू कर दिया था और इसी को लेकर के बीजेपी नेता मनोज तिवारी ने कहा है कि दिल्ली में हुआ दंगा पूर्व नियोजित योजना के तहत करवाया गया था और जिन लोगों ने ये साजिश रची थी उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। वहां के पार्षद ताहिर हुसैन या फिर उमर खालिद का इस साजिश में आना, इन सब की लिप्तता से ही इतना बड़ा दंगा हुआ है। देखिए, दिल्ली में हुआ दंगा जैसा कि पहले से एक अंदेशा था कि एक बहुत बड़ी साजिश के तहत, बहुत बड़ी पूर्व नियोजित योजना के तहत कराया गया और अब वो सामने आ रहा है। मैं समझता हूँ कि न जाने जितने भी हमारे निर्दोष लोग इस दंगे में मारे गए, उसकी अब जब साजिश खुल रही है तो जिन लोगों ने ये साजिश किया है उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, कानून अपना बिल्कुल अच्छी तरह से काम करे। हम ये चाहते हैं। हमने एक ऐसा दरिंदगी देखा है इस दंगे में जो दिल्ली में हमारा लोकसभा क्षेत्र भी है, और सबसे बड़ी बात कि वहाँ के एक पार्षद का
ताहिर हुसैन नाम के पार्षद का, उसका जो कि आम आदमी पार्टी का पार्षद था, उसको आम आदमी पार्टी ने भले आज निकाल दिया हो, लेकिन इन सारी चीज़ों में बहुत सारी जड़ें गहरी हैं। उमर खालिद तक का उसमें साजिश में आना, ये एक प्रकार से जो हम बार बार सुनते रहते हैं टुकड़े टुकड़े गैंग, इन सबों के लिप्तता से इतना बड़ा एक दंगा हुआ, कई निर्दोषों ने अपने जान खोए। हमें कानून पे भरोसा है और पुलिस जिस भी दिशा में, कोर्ट जिस दिशा में काम कर रहा है, हमारी यही चाहना है कि जो दोषी हैं उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले और निर्दोष लोग जो मारे गए हैं उनको भी किस तरह से हम उनके परिवारों के साथ खड़े हो सकते हैं, सरकार, कानून, इसकी हम अपेक्षा कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने हिंसा के दौरान आईबी कर्मचारी अंकित शर्मा की हत्या के केस में चार्जशीट दायर कर दी है और करीब 650 पन्नों की इस चार्जशीट में अंकित शर्मा की हत्या के लिए 10 लोगों को आरोपी बनाया गया है। इनमें पार्षद ताहिर हुसैन का नाम भी है और इसी को लेकर के केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने भी प्रतिक्रिया दी है। मुझे लगता है कि जिस तरह रिपोर्ट सामने आए हैं उसी तरह मतलब ताहिर जो है ये आम आदमी पार्टी के कारपोरेटर भी थे और आम आदमी पार्टी से उनका संबंध है, लेकिन पार्टी की बात छोड़ दो, लेकिन ताहिर जो है ये इन्होंने मतलब दंगा भड़काने के प्रूफ पुलिस को मिले हैं। मतलब उनके घर के ऊपर मतलब पूरा जो दंगा फसाद करने का जो साहित्य था, ये साहित्य वहाँ मिला है, इसीलिए पुलिस ने मतलब पूरी जांच करने के बाद उनको अरेस्ट कर दिया है। अभी उनका कहना ये है कि भाई ये मेरे घर में मुझे बदनाम करने के लिए कुछ लोगों ने जलाया, ऐसा तो नहीं हो सकता है। अगर उनके घर के ऊपर दंगा फसाद करने वाला जो सामान है ये दूसरे कोई नहीं ला सकते हैं, तो इसीलिए मुझे लगता है कि ताहिर हुसैन का उस दंगे से संबंध है, ये प्रूफ पुलिस को मिले हैं और अभी उनके ऊपर जो चार्जशीट दाखिल करने के लिए पुलिस अभी आगे बढ़ रही है। तो मुझे लगता है ये दंगे में जो भी है जिनका संबंध होगा उनको भी मतलब पुलिस ने अभी तक अरेस्ट की है और भी अगर कोई लोग बचे हो गए तो उनको भी मतलब सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि जाफराबाद और उस परिसर में मतलब दंगा फसाद हुआ और ये हमारे लिए अच्छी बात नहीं थी। हमारे भारत की प्रतिमा उससे मलिन हो गई है, इसलिए मुझे लगता है कि जो भी पुलिस कार्रवाई कर रही है कार्रवाई तो सही है और ताहिर पर जो मतलब पुलिस ने कार्रवाई की है ये कार्रवाई सही है, ऐसा मेरा मानना है। आप सर चूंकि खुद केंद्र सरकार में शामिल हैं, राहुल गांधी ने पूछा है उसको केंद्र 10-10 हज़ार रुपये आर्थिक सहायता के तौर पर दे। मुझे लगता है कि केंद्र ने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 फरवरी को दिल्ली के चांदबाग इलाके में हुई आईबी अधिकारी अंकित शर्मा हत्याकांड में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने चार्जशीट दाखिल की है। क्राइम ब्रांच ने पूर्व आम आदमी पार्टी के पार्षद ताहिर हुसैन समेत कुल 10 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दायर की है और इसी को लेकर के कांग्रेस नेता अखिलेश प्रताप सिंह ने भी प्रतिक्रिया दी है। तो सैन्य फोर्सेस को बधाई, ये तो ठीक है, वो लगातार लोगों को न केवल वहाँ फोर्सेज को बल्कि वहाँ के लोगों को उकसा के भारत के खिलाफ एक मुहिम चला रहा था। तो ऐसे लोगों को तो जितनी जल्दी जाएं उतना अच्छा है भारत के लिए। और दिल्ली हिंसा के मामले में जो दिल्ली में दंगे हुए थे उसके मामले में चार्जशीट फाइल किया गया है और अंकित शर्मा जो एक आईबी के ऑफिसर थे उनकी हत्या कर दी गई थी और ताहिर हुसैन जो आपके काउंसलर थे और उन पर चार्जशीट फाइल किया गया है। अब इसमें तो कानून अपना काम कर रही है, इस पे कोई टिप्पणी करना मैं उचित नहीं समझता हूँ। अब जो भी कानून जैसे चलेगा उसको सब लोग मानेगा। श्री राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण कार्य को रोकने की साजिश कांग्रेस रच रही है। यह आरोप अखिल भारतीय संत समिति के राष्ट्रीय महासचिव जितेंद्रानंद सरस्वती ने लगाया है। बेशक कह सकता हूं कि कांग्रेस राजनीतिक रूप से अंतिम बाल तक खेलने की कोशिश में जिस प्रकार प्रशांत भूषण, कपिल सिब्बल, विवेक तनखा आगे बढ़कर के दलित विचारक के नाम पे कांग्रेस नेता उदित राज, दिलीप मंडल, इस सब को आगे किया गया कि कोरोना काल में मंदिर निर्माण को रोक दिया जाए। फिर इसके साथ श्री राम जन्मभूमि के साथ ही काशी विश्वनाथ के जो विस्तारीकरण का काम है उसको भी रोकने की मांग, जो रामालय न्यास के न्यासी लोग थे, एक आध दो संत, और उन्हीं लोगों ने अयोध्या में भी एक आध ट्रस्ट पहले बना रखे थे।
तो अपनी मंशा सफल न होते देख अयोध्या से लेकर के काशी तक मंदिर निर्माण के कार्य को रोकने की जो बात कर रहे हैं, वास्तव में वो उन खतरों से खेल रहे हैं कि अमेरिका के अंदर दंगे हो रहे हैं, ऐसे दंगे भारत में क्यों नहीं हो रहे। ये ट्विटर पर उकसा करके वही लोग हैं जो PFI द्वारा फंडित हैं, और जब भारत में कोई उनकी बात नहीं सुन रहा, ऐसी परिस्थिति में पाकिस्तान का विदेश मंत्रालय अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण रोक दिया जाए, इसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है। ये किसी भी सूरत में भारत के आंतरिक मामलों में, क्योंकि श्री राम जन्मभूमि का फैसला सुप्रीम कोर्ट के 5 सदस्यीय संविधान बेंच के सर्वसम्मत का फैसला है, इसलिए इस संबंध में कोई विदेशी राष्ट्र बोलता है अथवा भारत के अंदर कोई अन्य व्यक्ति बोलता है तो मेरा मानना है ये सुप्रीम कोर्ट की अवमानना है। उत्तराखंड सरकार की ओर से चारधाम यात्रा खोले जाने पर विचार किए जाने के बीच बद्रीनाथ धाम के मुख्य पुजारी और अन्य लोगों ने कोरोना संकट के मद्देनजर मुख्यमंत्री से यात्रा को 30 जून तक स्थगित रखे जाने की मांग की है। धाम के मुख्य पुजारी रावल ईश्वर प्रसाद नंबूदरी तथा मंदिर में पूजा अर्चना और सेवा में कार्यरत 2 दर्जन से अधिक लोगों ने इस संबंध में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को एक ज्ञापन भी भेजा है, जिसमें कोविड-19 मामलों की बढ़ती संख्या को देखते हुए 30 जून तक बद्रीनाथ की यात्रा स्थगित रखने का आग्रह किया गया है। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले गिलगिट और बाल्टिस्तान में बौद्ध धर्म से जुड़े प्रतीकों को तोड़े जाने पर भारत सरकार ने कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की है और विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि जिन इलाकों में वो तोड़फोड़ की जा रही है वो भारत का इलाका है जिस पर पाकिस्तान का अवैध कब्जा है। भारत सरकार इस तरह की किसी भी हरकत का विरोध करता है और विदेश मंत्रालय का यह भी कहना है कि एक बार फिर से भारत सरकार की पाकिस्तान से अपील है कि वो अवैध कब्जों को खाली करे और विदेश मंत्रालय का ये कहना है कि इस संबंध में पाकिस्तान से भारत की नाराजगी जाहिर की जा चुकी है। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से बौद्ध धर्म से जुड़े हुए अमूल्य धरोहरों को नुकसान पहुंचाने की खबरें सामने आई हैं वो स्वीकार नहीं की जा सकती। सबसे बड़ी बात यह है कि भारत ने उस इलाके में वारदात को अंजाम दिया है जिस पर पाकिस्तान का अवैध कब्जा है। विदेश मंत्रालय का यह भी कहना है कि जिस तरह से सांस्कृतिक महत्व की चीजों को नुकसान पहुंचाया गया है उसे किसी भी रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता। भारत और चीन के बीच चला आ रहा गतिरोध कम होने का नाम नहीं ले रहा है। इस बीच चीनी विदेश मंत्री का एक बयान सामने आया है जिसमें उनका कहना है कि भारत और चीन हर स्तर पर आपसी बातचीत के जरिए मामले का समाधान निकाल सकते हैं। इस रिपोर्ट में आप देखिए। लद्दाख में भारत चीन के बीच चला आ रहा सीमा विवाद जारी है। हालांकि इन सब के बीच अमेरिका दोनों देशों में मध्यस्थता की पेशकश कर चुका है, लेकिन दोनों ही देशों ने अमेरिका के प्रस्ताव को नामंजूर कर दिया। इसी बीच ताज़ा बयानबाजी के बीच चीन ने कहा है कि इस विवाद को सुलझाने के लिए किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता मंजूर नहीं है। दोनों देशों के बीच सीमा प्रबंधन को लेकर बातचीत अच्छा जरिया है, साथ ही ऐसे मामले निपटाने के लिए सही मैकेनिज्म है। बातचीत से मतभेद मिटाने के लिए दोनों देशों में अच्छा संवाद हो रहा है। दरअसल चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजियान ने एक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान कहा कि सीमा मुद्दे पर भारत के साथ चीन का स्टैंड बिल्कुल स्पष्ट है। दोनों देशों ने पहले भी आपसी बातचीत के बाद महत्वपूर्ण समझौते लागू किए हैं। भारत चीन विवाद में तीसरे पक्ष की जरूरत नहीं है और दोनों पड़ोसी देशों में अच्छा संवाद है। वहीं इसके साथ ही झाओ ने आगे कहा कि फिलहाल भारत चीन बॉर्डर पर स्थिति सामान्य और नियंत्रण में है। दोनों देशों के बीच अच्छी बातचीत है। हम लोगों के पास बातचीत के जरिए मुद्दे सुलझाने की पूरी क्षमता है। इस विवाद में तीसरे पक्ष की दखलंदाजी की कोई जरूरत नहीं है। बता दें कि भारत और चीन के बीच कई हफ्तों से चल रहे विवाद के बाद बीजिंग की ओर से ये पहला आधिकारिक बयान सामने आया है। वहीं इससे पहले पिछले सप्ताह अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि
भारत और चीन के बीच हालात ठीक नहीं हैं और वो दोनों देशों के बीच मध्यस्थता करने को तैयार हैं। हमने भारत और चीन दोनों को बता दिया है कि अगर वो चाहें तो अमेरिका सीमा विवाद पर मध्यस्थता करने को तैयार हैं। आपको बता दें कि लद्दाख के सीमाई क्षेत्र में चीन की सेना अपना दम दिखाने की कोशिश कर रही है, लेकिन भारतीय सेना उसके सामने पूरी तरह से डटी हुई है। दोनों तरफ से बातचीत भी जारी है, लेकिन अब तक गतिरोध खत्म नहीं हो पाया और अब एक बार फिर से दोनों मुल्कों की सेना बातचीत करने जा रही है। ये मीटिंग 6 जून को प्रस्तावित है। मीटिंग में दोनों सेनाओं के लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के अधिकारी हिस्सा लेंगे। ये मीटिंग भारत और चीन के बीच चल रहे विवाद के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है। इस मीटिंग को भारत की तरफ से लेह स्थित 14 कॉर्प कमांडर का डेलीगेशन लीड करेगा। यह उच्च स्तरीय मीटिंग सीमा पर संकट खत्म करने के लिहाज से काफी अहम मानी जा रही है। न्यूज डेस्क स्पेशल रिपोर्ट ANB न्यूज। चलिए फिलहाल रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। Declaring a public health emergency of international concern over the global outbreak of novel coronavirus. भारत की कोरोना वायरस से जंग। आपको चाहिए पूरी जानकारी के लिए भरोसेमंद जरिया। जानकारी जो अफवाहों पर न हो। 24 घंटे 7 दिन लगातार। एक टीम जो आप तक पहुंचा रही है कोरोना वायरस से जुड़ी हर खबर, सिर्फ ANB न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। प्राइवेट सेक्टर का बड़ा बैंक ICICI बैंक ने अपने ग्राहकों को झटका दिया है। ICICI बैंक ने बचत जमा खाते पर ब्याज दर में 0.25% की कटौती की है। नई दरें आज से ही लागू हो गई हैं और ICICI बैंक ने 50 लाख रुपए से कम की सभी जमाओं पर ब्याज दर को मौजूदा 3.25% से घटा करके 3% कर दिया है। वहीं 50 लाख रुपए या इससे अधिक की जमा पर भी ब्याज दर में 3.75% से घटा करके 3.50% कर दिया गया है और बैंकों में इस समय काफ़ी नकदी उपलब्ध है। लॉकडाउन के कारण कर्ज की मांग कमजोर रही है और इससे बैंक में संपत्ति देनदारी का असंतुलन पैदा हो गया है और बैंक पर ग्राहकों की जमा पर ब्याज भुगतान का दबाव बढ़ गया है। देश में सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक ने इससे पहले मई में नए खुदरा सावधि जमा और परिपक्व होने वाली जमा के नवीनीकरण पर ब्याज दर में 0.40% कम कर दिया था। गुजरात के भरूच में एक केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लगने की घटना सामने आई है। भरूच के दाहेज में स्थित केमिकल फैक्ट्री के टैंक में धमाके से 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 57 लोग घायल बताए जा रहे हैं। घटना दोपहर में हुई है और फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया है। घायलों को उपचार के लिए अस्पतालों में भर्ती करवाया गया है। तो वहीं भरूच के कलेक्टर MD मोदिया ने बताया कि दोपहर में एक एग्रो केमिकल कंपनी के बॉयलर में विस्फोट की घटना घटी थी और सभी घायलों को भरूच के अस्पतालों में ले जाया गया है और आग पर काबू पा लिया गया है। उन्होंने बताया कि आग पूरी फैक्ट्री में लगी थी और एहतियात के तौर पर केमिकल प्लांट के पास से 2 गांवों को खाली करवाया गया है। फैक्ट्री में काफी तरह के केमिकल रखे गए थे और इस घटना की पूरी जांच की जाएगी।
मानसून ने केरल में तय समय पर यानी कि 1 जून को दस्तक दे दी है और वहीं अधिकांश इलाकों में झमाझम बारिश भी हो रही है। अब उम्मीद है कि देश भर में समय पर मानसून पहुंच जाएगा और जीवाजी वैधशाला के मौसम वैज्ञानिक के अनुसार उज्जैन में 21 और 22 जून तक मानसून दस्तक दे सकता है। इस बार जो राष्ट्रीय स्तर पर बारिश की भविष्यवाणी की गई है, राष्ट्रीय स्तर पर 2 एजेंसियां हैं, एक तो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट और दूसरा स्काईमेट। दोनों ने ही अच्छी बारिश की भविष्यवाणी की है और 98 से 100% बारिश की भविष्यवाणी की गई है, जो बारिश के हिसाब से बहुत अच्छा माना जाता है। दूसरी स्थिति अगर देखें तो मानसून आने की जो स्थिति है वो 1 जून केरल में मानसून आने की तिथि रहती है, तो उसके हिसाब से IMD ने कल डिक्लेयर कर दिया है कि 1 जून को केरल में मानसून आ गया है और वहाँ बारिश हो रही है। अब बात करते हैं कि जो हमारा मध्य क्षेत्र है वहाँ कब तक बारिश आने की स्थिति होगी। तो हम देखते हैं कि इस बार कुछ जो मानसून आने की तिथियों में कुछ परिवर्तन किया गया है। पहले 1900 से 1940 के मॉडल के आधार पर भविष्यवाणी की जाती थी, जो इस बार 1959 से 2019 के मॉडल को अपनाया गया है, जिसके कारण केरल में तो वही स्थिति रही है, लेकिन मध्य क्षेत्र है उसमें मानसून आने की स्थिति 1 हफ्ते आगे बढ़ गई है। तो हमारे यहाँ जो 15 जून को मानसून आने की तिथि थी वो अब लगभग बढ़ के 21 से 22 जून की स्थिति हो गई है। हिमाचल की राजधानी शिमला में दोपहर बाद शुरू हुई बारिश देर शाम तक जारी रही। मौसम में आए बदलाव से प्रदेश के अधिकतम तापमान में 5 डिग्री की कमी दर्ज की गई और मैदानी जिलों में रहने वाले लोगों को गर्मी से कुछ राहत मिली है। पहाड़ी क्षेत्रों के मौसम में ठंडक बढ़ गई है और 4 से 6 जून तक प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में भारी बारिश, ओलावृष्टि और अंधड़ की चेतावनी जारी की गई है। 7 जून तक मौसम खराब रहने की संभावना है। हिमाचल के जिला कुल्लू की मणिकर्ण घाटी के कुटला गांव में नशा तस्करों ने जंगल के साथ लगती भूमि पर अफीम के पौधे लगाए हुए थे और पुलिस को इस बारे में जब सूचना मिली तो पुलिस ने तुरंत टीम मौके पर पहुंची और पुलिस की टीम ने मौके पर जाकर के देखा कि जंगल के साथ लगते खेत में अफीम की खेती लहलहा रही है और जब उन्होंने पौधों की गिनती की तो वहां पर 7,500 पौधे पाए गए। पुलिस ने अफीम के पौधों के सैंपल लिए और पूरी खेती को नष्ट कर दिया गया। वहीं पुलिस ने राजस्व विभाग के कर्मचारियों को भी इस बारे में सूचना दे दी है। कल कुल्लू पुलिस की एक टीम ने खुफिया सूचना के आधार पर जो कुटला के जो जंगल हैं ब्यासर से ऊपर, वहाँ पर एक स्पेशल टीम ने रेड की, जिसमें ये सूचना मिली थी कि वहाँ पर पॉपी और कैनबिस के इलिसिट कल्टीवेशन की गई है, जिसमें वहाँ जाकर एक इलिसिट कल्टीवेशन का केस डिटेक्ट किया गया, जिसमें 7,500 से ज़्यादा पॉपी के प्लांट्स भी डिस्ट्रॉय किए गए और इसमें FIR रजिस्टर की गई है। इसके साथ ही कुल्लू पुलिस ने लॉकडाउन के दौरान अभी तक 42 ऐसे मामले दर्ज किए हैं जो इलिसिट कल्टीवेशन पॉपी प्लांट्स के और कैनबिस प्लांट्स के हैं, जिसमें 2.25 लाख से ज़्यादा ऐसे प्लांट्स को डिस्ट्रॉय किया गया है। इनमें से एक केस में आनी में इलिसिट पॉपी कल्टीवेशन में 3 आरोपियों को अरेस्ट भी किया गया है। यूपी के बुलंदशहर में कोरोना संक्रमित मिलने का सिलसिला जारी है। अब सिकंदराबाद और खुर्जा में कोरोना चेन बनती जा रही है और खुर्जा के अरनिया ब्लॉक, क्योली मुनी, दस्तूरा, डिबाई, बुलंदशहर और सिकंदराबाद क्षेत्र में पूर्व में मिले संक्रमितों के संपर्क में आने पर 19 नए लोग भी संक्रमित हो गए हैं। अब जनपद में संक्रमितों की संख्या बढ़कर के 157 तक पहुंच गई है और जिले में 95 मरीज ठीक हो चुके हैं, 2 की मौत भी हो चुकी है। बीती 1 अप्रैल को दिल्ली की सीमाओं पर की गई सीलिंग को खोल दिया गया है। डीएम के आदेशों के बाद गुरुग्राम से लगती तमाम सीमाओं पर सीलिंग व्यवस्था को हटा दिया गया है। दरअसल गुरुग्राम में लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण के बाद डीएम ने आदेश जारी कर दिल्ली से लगती तमाम सीमाओं को सील करवा दिया था। और बता दें कि 1 जून से अनलॉक 1 की शुरुआत होते ही भारतीय गृह मंत्रालय ने देश भर में कहीं भी आने जाने के लिए कोई पास जरूरी नहीं है जैसे आदेश जारी किए थे, जिसके बाद प्रदेश सरकार की समीक्षा के बाद आज डीएम ने
दिल्ली से सटी सीमाओं पर जारी सीलिंग को लेकर के आदेश जारी किए और अब बॉर्डर से बैरिकेडिंग और पुलिस व्यवस्था को हटा करके जनता को सहूलियत दी गई है। पहले डिप्टी कमिश्नर गुड़गांव ने नोटिफिकेशन जारी करके उस मूवमेंट को बंद किया था कोरोना के कारण, क्योंकि दिल्ली में ज़्यादा इन्फेक्शन था और उस चीज़ को अब डीसी साहब ने उस ऑर्डर को वापस ले लिया है और जो मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स की जो गाइडलाइंस हैं उनके तहत अब उस दिल्ली गुड़गांव बॉर्डर पे फ्री मूवमेंट कर दी गई है। लेकिन फिर भी हमारा सभी लोगों से आपके माध्यम से ये अपील है कि जो भी बाकी जो दिशा निर्देश हैं, जैसे कि मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखना, नाइट कर्फ्यू की पालना करना, वो ज़रूर करते रहें और जो भी सुविधाएं हैं उनका लाभ उठाएं, लेकिन जो अपनी ड्यूटीज़ हैं वो भी ज़रूर करें। हरियाणा के फतेहाबाद के गांव गोरखपुर में निर्माणाधीन केंद्र सरकार के प्रोजेक्ट परमाणु पावर प्लांट के मजदूरों ने ठेकेदार पर प्रबंधन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और परमाणु पावर प्लांट में कार्यरत मजदूरों ने निर्माणाधीन प्लांट के बाहर कृमिक अनशन शुरू कर दिया है। ये मजदूर अपनी मांगों को लेकर के अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ गए हैं। मजदूरों का कहना है कि उन्हें ठेकेदार के मार्फत नौकरी पर रखा गया था, लेकिन ठेकेदार के द्वारा उनको मनमर्जी से सैलरी दी जा रही है। खाली चेक पर साइन लिए जाते हैं और मर्जी से सैलरी दी जाती है, जिसके विरोध में अब सभी मजदूर इकट्ठा हो गए हैं और उन्होंने कृमिक अनशन शुरू कर दिया है। इनका शोषण हो रहा है, ना समय पे वेतन मिलता है और जो ठेकेदारी प्रथा है उसका एक ऐसा परिणाम है कि यहाँ जो पहले ठेकेदार था एक, वो सारे मजदूरों के एटीएम अपनी जेब में रखता था या फिर ब्लैंक चेक दिए जाते उनको। वेतन उनके खाते में जैसे 10,000 15,000 जो वेतन है उन पर डाल दिया जाता और उसके बाद ठेकेदार एक अपनी मर्जी से राशि उस अकाउंट में से निकाल भी देता। जिन मजदूरों ने इन शोषण का विरोध किया उन मजदूरों को लिस्ट बना के सूचीबद्ध करके 10 मजदूरों को इन्होंने एक षड्यंत्रकारी तरीके से नौकरी से बाहर निकाल दिया। अब हमारी जितनी भी मांगे थी, चाहे श्रम कानूनों को लागू करने की थी, जो भी थी, अब वो सारी मांगे साइड में करके हमने एक मांग के ऊपर यहाँ टिक गए कि 10 मजदूरों को जिनको आपने षड्यंत्र करके बाहर निकाला है उन सबको 10 को अंदर करें। लंबे अंतराल के बाद राजस्थान सरकार के निर्देशानुसार बुधवार से जोधपुर में रोडवेज बसों का संचालन शुरू हो गया है। यहां चरणबद्ध तरीके से बसों का संचालन शुरू किया गया है और पहले दिन जोधपुर के केंद्रीय बस स्टैंड से 4 रूट पर बसों का संचालन किया गया। इसके बाद दूसरे रूट पर बसों को चरणबद्ध तरीके से चलाया जाएगा। जोधपुर के मुख्य प्रबंधन BR बेड़ा ने बताया है कि जिन रूटों पर बसों का संचालन किया गया है उनकी ऑनलाइन बुकिंग राजस्थान रोडवेज की वेबसाइट पर करवाई जा सकती है और ऑनलाइन बुकिंग पर 5% कैशबैक भी दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि यदि ऑनलाइन टिकट की व्यवस्था नहीं है तो बुकिंग काउंटर से या फिर परिचालक की मशीन से टिकट जारी करवाई जा सकती है। सभी यात्रियों की इस थर्मामीटर से स्क्रीनिंग की जा रही है। स्क्रीनिंग करके हर एक यात्री को बस में बिठाया जा रहा है। बिना स्क्रीनिंग किसी यात्री को बस में नहीं बिठाया जा रहा। टिकट ऑनलाइन नहीं ली है, अभी यहाँ से मिलेगी टिकट। खुद की सुरक्षा के लिए किस तरह से ध्यान रखना? खुद की सुरक्षा के लिए किस तरह से ध्यान रखना? सुरक्षा के लिए सोशल डिस्टेंस रखें और सैनिटाइजर वगैरह करके रखें। नाम बता दो। नाम संदीप कुमार। मूवमेंट आया 15 गाड़ी मूवमेंट आई थी, 4 गाड़ी में निकल चुकी है। पेपर गई, पहली गाड़ी भी 33 सवारी गई, दूसरी गाड़ी कोटा गई भी 16 सवारी गई, तीसरी गाड़ी उदयपुर की भी 16 सवारी गई, चौथी गाड़ी गई अपने जयपुर की 20 सवारी गई। तो 11 गाड़ी और दिन पर चलने की संभावना है और जिन यात्री आज गाड़ी और बढ़ाने मुख्य नियोजन कराएंगे। ठीक है। पंजाब के श्री फतेहगढ़ साहिब के एक गांव में रहने वाली एक नाबालिग छात्रा से बलात्कार का मामला सामने आया है। फतेहगढ़ साहिब पुलिस थाने के उप निरीक्षक अमरप्रीत बराड़ ने मामले का खुलासा करते हुए कहा है कि पीड़िता के पिता ने पुलिस में ये कहते हुए शिकायत दर्ज कराई थी कि उनकी बेटी एक सरकारी स्कूल की छात्रा है और गाँव के एक वरिंदर नामक एक युवक ने उसके साथ बहला फुसला करके रेप किया है। फिलहाल पुलिस ने वरिंदर सिंह के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और उसकी तलाश शुरू कर दी है। थाना फतेहगढ़ साहब विखे एक रेप का मुकदमा रिपोर्ट होया है जो कि लड़की माइनर है। उसके पिता के बयान से परचा दर्ज किया गया है। वरिंदर सिंह जिहड़ा है दोषी है, वो हजे फरार है। दोषी की भाल जारी है। ते किन्ने साल दी सी लड़की? लड़की 16 साल की है। ते कित्थे होया सी ये वाक़ा? ये अपना
ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਮਾਜਰਾ ਪਿੰਡ ਆ ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਕਿ ਗੱਡੀ ਗੁੱਡੀ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਗਏ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕੁਛ? ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਨਾਲ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ? ਇੱਕ ਹੀ ਆ जी। चलिए फिलहाल मेरे साथ खबरों में बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। Declaring a public health emergency of international concern over the global outbreak of novel coronavirus. भारत की कोरोना वायरस से जंग। आपको चाहिए पूरी जानकारी के लिए भरोसेमंद जरिया। जानकारी जो अफवाहों पर ना हो। 24 घंटे 7 दिन लगातार एक टीम जो आप तक पहुंचा रही है कोरोना वायरस से जुड़ी हर खबर, सिर्फ ANB न्यूज पर। बौद्ध मठ की उत्पत्ति और उत्तर वैदिक काल।